केंद्रीय रिपोर्ट आती है तो 6% आता है और स्टेट रिपोर्ट आती है तो 7% आता है। अब सारे स्टेट में अगर 7% इन्फ्लेशन बढ़ा तो वैश्विक रिपोर्ट 5% कैसे दिखाती है, हमें आज तक यह समझ में नहीं आया। दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हमारे मित्र हैं पांडे जी। ये 24 के आगामी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। चुनाव क्या है, वो एक गेम है, गेम से बढ़कर कुछ नहीं। गेम इसलिए है क्योंकि चुनाव आने से पहले महंगाई को जीरो कर दिया जाता है, फिर पुनः नीतियों का बदलाव करके वो चुनाव के 2-3 महीनों में महंगाई दोबारा बढ़ने लगती है। इन्फ्लेशन हर साल जो वैश्विक रिपोर्ट आती है उसमें दिखाते हैं 5% इन्फ्लेशन बढ़ा, जब वो केंद्रीय रिपोर्ट आती है तो 6% आता है और स्टेट रिपोर्ट आती है तो 7% आता है। अब सारे स्टेट में अगर 7% इन्फ्लेशन बढ़ा तो वैश्विक रिपोर्ट 5% कैसे दिखाती है, हमें आज तक यह समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो पूरे नेशनल में चल रहा है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि और नीतियाँ ऐसी बना रहे हैं जिसका कोई पता ही नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है तो अगर महंगाई घट नहीं सकती तो बढ़नी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो इससे सबसे निचले तबके का इंसान ही परेशान होगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। तो आप महंगाई बढ़ाते हो तो हो सकता है कि उसकी इनकम बढ़े, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि उससे उसका विकास हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो तो 15% 20% पर इन्वेस्ट कर रहा है। निचले तबके के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे। अगर वह एक दिन कार्य नहीं करता है तो दूसरे दिन उसे भूखा ही रहना पड़ेगा और भूखे ही सोना पड़ेगा। अभी जैसे आपने महंगाई की बात की, तो जो पूर्ववर्ती सरकार थी महंगाई तो उसमें भी थी, लेकिन जो विकास दर था वो 12% से ऊपर था। लेकिन आज की जो सरकार है, साहब की सरकार है, उसमें महंगाई तो है साहब, लेकिन विकास दर 7% से नीचे चला गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? विकास दर तो स्वाभाविक सी बात है नीचे जाएगा, या पैसे होल्ड किए जाएंगे, क्योंकि पहले की सरकारें थी वो स्पष्टता रखती थी, पारदर्शिता रखती थी। अब आधा से ज्यादा चीजें तो किसी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर तो चर्चा भी हो रहा है तो धर्म। कांग्रेसी तो नहीं हो? नहीं भाई, हम ना, हमारा किसी पार्टी से, हमारा जो भी मिलता है हम तो सभी से सवाल करते हैं। ना हमारा कांग्रेस से लेना है, ना भाजपा से लेना, ना सपा से, ना किसी से, किसी पार्टियों से नहीं। तो सवाल ऐसा आप भी मानते हो ना कि सवाल सत्ता पक्ष से ही होना क्योंकि चाहिए? सवाल सभी से होना चाहिए जो भी शासन में है, क्योंकि अगर हम 1 रुपए की टॉफी भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स होता है। तो अगर वो टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, यह वजह जानना हमारा अधिकार हो जाता है, स्वाभाविक से अधिकार हो जाता है मुझे। जैसे कि लेकिन आज तो मतलब जो सरकार से सवाल पूछता है विपक्ष को तो सरकार खत्म कर देना चाहती है। मुझे याद है कि तो इसे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद थे उस समय, तो सवाल पूछा करते थे और नेहरू जी ने कहा था कि इस लड़के का मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन ये आने वाले समय में प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, इसमें मुझे प्रधानमंत्री की छवि दिखती है। लेकिन आज के समय पर अगर सरकार से सवाल पूछ लिया जाए तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? छापे से तो कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि वो उन्हें बिजी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सवाल स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल फ्री रहेंगे तो आप अपनी नीतियों के बारे में देखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप बीमार रहेंगे तो अपने कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बीमारी की तरह देते हैं कि आपका ध्यान आकर्षण सरकार से हटकर अपनी सुरक्षा पर लग जाए। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं अपने काम के लिए, अगर रास्ते में 2 लोग आपसे भिड़ जाएंगे, बात जाएंगे, तो आप अपने काम पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही सवाल का भी है, अगर आप सवाल करेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे तो सवाल करेंगे। अब आपके घर पर 4-6 मुकदमे चलने लगे, FIR हो गया, अब आप उसी में बिजी हैं, मुकदमे के चक्कर काटेंगे या सवाल पूछेंगे? आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, उसके अलावा पैसे भी नहीं बचेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ से करोगे, क्योंकि हर जगह पर तो पैसे चाहिए। अच्छा, मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुक हैं, जो पत्रकार नहीं भारतीय जनता पार्टी के दलाली करते हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? पत्रकार सबसे गिरी हुई मीडिया भारत की ही है। इनका रेट इतना घट गया है, अगर अर्थव्यवस्था मीडिया की तो बात ही ना करो, ये कहीं के नहीं रहे। मतलब अगर आप इनसे सवाल पूछ लो तो ये कहते हैं कि आप ये नहीं है, वो नहीं, ये खुद मुद्दे। अगर डिबेट की बात की जाए तो हमारे देश में सिर्फ धर्म पर डिबेट होती है, इसके अलावा किसी मुद्दे पर नहीं। ना कभी बेरोजगारी पर, बेरोजगारी हो क्यों रही है इसकी वजह भी नहीं ढूंढी जाती है। ये लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना को बताते हैं माओवादी, उसका संविधान तो लगभग 5 बार बदला जा चुका है। लेकिन यहाँ का संविधान जब से बना है बहुत ही स्टेबल बना है, लेकिन फिर भी इसका विकास दर इतना नीचे हुआ जबकि वह भारत से बाद में स्वतंत्र हुआ। क्या संविधान के आप विरोध में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, संविधान का विरोध नहीं है, लेकिन उसमें बदलाव की जरूरत है, और बदलाव जनता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जनता की। लेकिन अगर अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र जात के आधार पर राष्ट्र तो ये बना ही नहीं था, इससे तो पहले ही कहा गया था, संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यह पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और अगर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर जात से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू खतरे में है। अच्छा, आप भी एक हिंदू हो, ब्राह्मण हो, हिंदू खतरे में है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। अगर हिंदू खतरे में होता, सबसे पहले तो मुगल लोग आए, इसके भारत में कई लोग आए, मुगल आए, शासन किए इतने लंबे समय, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, शासन किए इतने लंबे समय तक किए,
तब तक खतरे में नहीं था, तो आज कैसे हो सकता है? आज तो मतलब कि सब कुछ समानता मिल रहा है, सभी को हाँ, अधिकार मिल मुझे रहा भी है। लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अगर एक चपरासी से लेकर और राष्ट्रपति सबके सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो जरूर एक मौलाना को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी मेरा मानना है कि हिंदू सुरक्षित होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री तो वही बन सकता है जिनके विचारों में स्पष्टता हो, लेकिन बेईमानी से कोई नहीं बन सकता। लेकिन अभी तो साहब के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो हिंदू, अब कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, हिंदू तो मुझे नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप खतरे में हो? नहीं, हम तो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। खतरे में फिर कौन है? खतरे में पूरे राष्ट्र की जनता है, ना कोई जात नहीं, मानव समाज है। भारतीय मानव समाज इसलिए खतरे में है क्योंकि यहाँ की आर्थिक नीतियाँ बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी हैं। इतनी भ्रष्ट हो चुकी हैं कि आप कितना भी कर लो, हर साल आपका इनकम, तो अगर आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसमें जब वो डीए के हिसाब से बढ़ाते भी है पैसा, तो वो 3%, अधिकतम 3% बढ़ाते हैं। और इन्फ्लेशन खुद ही बता रहे हैं 5%, मिनिमम बता रहे हैं 5%, तो हर साल बढ़ता ही है। फिर वो सैलरी बढ़ रही है या घट रही है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने मोदी जी की एक वीडियो देखी थी जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी होता है मेरे बगल बैठकर मेरा तापमान नहीं सह सकता है। अब पता नहीं भ्रष्टाचारी कौन है। अब अडानी तो इनके पास में ही बैठे रहते हैं। भ्रष्टाचारी हर इंसान है जो कि द्वेष रखता है, जो जिसकी नीतियाँ समझ में ना आए, जो प्रश्नों का जवाब न दे, और कोई भी प्रश्न का जवाब तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें कोई भी प्रश्न शेष रह जाता है। अच्छा, आप मोदी जी से आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी नीतियों में बदलाव करें, क्योंकि उनकी नीतियाँ मानव हित में बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जैसी भी नीतियाँ हैं, आने वाले 5 से 7 सालों में ऐसा परिवर्तन होगा, जो अमीर है वो इतना ऊंचे चला जाएगा कि जो गरीब है वो उसे दिखाई भी नहीं पड़ेगा, धूल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप पांडे जी के विचारों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, ये भी हमको जरूर बताएं। धन्यवाद।